नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए सुनते हैं कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट से संबंधित कौन सी तथ्य लोकसभा पटल पे और दर्शकों के बीच में रखी। उसके बारे में विस्तारित तथ्य हम लोग यहाँ पर हमें सभी को सुनने मिलेंगे और कौन सी कार्यक्रम और प्रोग्राम रेलवे मिनिस्टर द्वारा किए जा रहे हैं, सभी इस वीडियो में सुने अश्विनी वैष्णव के अपनी वॉइस में। फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोक्योरमेंट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है और करीब हर जोन में फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगा के, ताकि ट्रैक्स में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको अच्छे से तुरंत उसको समझा जा सके। और मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा। माननीय, मैं पेपर का उपयोग करूँ अगर आपकी अनुमति हो। ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पर इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे। करीब 2500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सब का प्रयास होना चाहिए। आपका भी, हमारा भी, हम सब का प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोचेज़ बहुत ही सेफ कोचेज़ होते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता। और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेज़ की जितनी हो सके करनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखें, UPA के 10 वर्षों में मात्र 2300 LHB कोचेज़ बने थे और NDA के 10 वर्षों में पहली और दूसरी टर्म मोदी जी की, उसमें 37,000 LHB कोचेज़ बने। 37,000, इतना बड़ा फ़र्क आया, इतना बड़ा डिफरेंस आया। लेकिन अध्यक्ष जी, हमें प्लीज़ हमें अध्यक्ष जी इस पे भी नहीं रुकना है, हमें इस पे भी नहीं रुकना है। हमें A to Z जितने भी ICF कोचेज़ हैं पुराने 1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सब को रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि LHB 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में। वो TOT वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिज़ाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिज़ाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन्स, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिज़ाइन भी काम में हाथ में लिया है। माननीय जी, स्टील, एल्यूमिनियम दोनों में से जो भी होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छा सेफ होगा। और बहुत ही ध्यान से अध्यक्ष जी, जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूँकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूँकि मान्यवर सांसद पूछ रहे हैं इसलिए मैं नंबर रखना चाहूँगा। लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। एक भी एक्सीडेंट खराब होता है माननीय अध्यक्ष। किसी को सुख नहीं होता है कि इस तरह की परिस्थिति कोई देखे। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। UPA के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे। 171, वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल, जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है,
जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट पे उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं माननीय अध्यक्ष जी कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला।
मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज़, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्ष वो है अध्यक्ष जी, 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से कार्य पद्धति में बदलाव लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम हैं, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए
रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे। रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। मैं आपके सामने रखूँगा माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊँगा
अध्यक्ष जी, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के मान्यवर सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज, यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे। आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी तमिलनाडु को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, फेडरल व्यवस्था में जो जमीन का काम होता है, लैंड एक्विजिशन का काम है, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा कि आप केरला और तमिलनाडु में पूरी तरह से सहयोग करें और लैंड एक्विजिशन के लिए हेल्प कराएं। आप बताओ मान्यवर अध्यक्ष जी, कल कई प्रोजेक्ट्स के नाम लिए गए। आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ तमिलनाडु ऑनरेबल MPs. Honorable Speaker sir, if you look at any of these projects, Attipattur new line, we require 189 hectares of land. The land acquired is zero. If you look at Madurai Tuticorin Aruppukkottai new line, the land required is 871 hectare. The land acquired is only 75 hectare. If you look at Morapur Dharmapuri new line, the land required is 91 hectare. The land which has been acquired by the government of Tamil Nadu is only zero. That is the condition, Honorable Speaker sir. We require 2,749 hectares land in Tamil Nadu to complete the projects. Unfortunately, only 807 hectares of land has been acquired. Honorable Chairman sir, whatever we can allot, what's important is that the states must also come forward and acquire the land, make sure that the cooperation is given so that we can complete the railway projects. Honorable Chairman sir, if you look at any state, the record allocation has been made in the current budget. माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत चर्चा हुई और उसके जो बेनिफिट अभी मिलने लगे हैं वो मैं रिकॉर्ड पे आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। अगर हम देखें करीब 50 वर्षों में मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मात्र 20,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इसका जो बेनिफिट मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 600 मिलियन टन जो एडिशनल कार्गो हुआ है, उसके कारण 640 करोड़ लीटर डीजल बचा है। और अगर उसको हम जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं 400 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हुए। अगर उसे गिने तो 16 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी
शेष विषय पर आऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिस संस्था के लिए हम सबको मिलके प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें विपक्ष हो, अपक्ष हो या पक्ष हो, सभी की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को सभी पूरा करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और सभी मान्यवर सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबने चर्चा में भाग लिया। मान्यवर विपक्ष के सांसदों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी कई अच्छे शब्द बोले रेलवे के लिए और आपने जो भी आपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए उन सभी सुझावों पे काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्यों, रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य ना कहें। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों का कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 24-25 की अनुदान मांगों के सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मार्कशीट के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनावश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से माननीय राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में रेल मंत्रालय संबंधी माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। कल देर रात को 11 बजे तक सदन चला और अंतिम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी भी पूरे समय सदन में उपस्थित रहे और एक एक माननीय सदस्यों की उन्होंने बात की। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो अच्छा होता कि माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्री जी की सारी बातों को सुनते। अगर कोई उसमें विषय उठाना होता तो मैं उनके बाद में उनको सवाल का उठाने का प्रश्न उठाने लेता। लेकिन ये व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को उसमें बीच में इंटरप्ट करने का और प्रश्न पूछने की व्यवस्था कभी नहीं रही, न कभी परंपरा रही। और मैंने पूरे समय देर रात्रि तक सभी माननीय सदस्यों को सुना। ये अच्छा परंपरा नहीं है और अच्छी परिपाटी भी नहीं है। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कभी भी कोई माननीय सदस्यों के बैठे कोई भी माननीय सदस्यों का रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अभी व्यवस्था दी और अभी आप बीच में उठ गए। और मैं कहूंगा कभी भी इधर के सदस्य बोल रहे हैं तो भी हमें इंटरप्ट नहीं करना है। व्यवस्था सबके लिए व्यवस्था है, सदन के लिए सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे। अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा के मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो और जिनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची में कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वो अपनी सूचना सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं। आइटम नंबर 18